हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। आज के बाद मध्य प्रदेश की जलवायु को लेकर कोई भी डाउट आपके ब्रेन में नहीं रहने वाला। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एक शब्द यहां पर आया है जलवायु। सबसे पहले यदि हम देखें जलवायु कहते किसे है? विशाल भूभाग पर लंबे समय तक पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। इसी जलवायु के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को कंसीडर किया जाता है? ताप है, दाब है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायु है। यह सभी चीजें वायुमंडलीय प्रभाव के अंतर्गत आती है। कई लोगों को ऐसा होता है, हम देखें उन्हें बड़ा डाउट होता है जलवायु और मौसम को लेकर। तो सबसे पहले इस डाउट को आपके ब्रेन से क्लियर करता हूं। मौसम की यदि बात करें, जो जलवायु है, जलवायु का छोटा रूप हमें देखने के लिए मिलता है मौसम। मौसम भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले वाले टॉपिक में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखें तो मैंने आपसे अभी कहा मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब एक शब्द और निकल कर आया, मानसून। मानसून कहते किसे है? अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो याद रखना, मानसून जो है ना, अरबी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई है। यह शब्द परीक्षा में पूछा गया है। मौसम, इसका अर्थ क्या होता है? मौसम या ऋतु होता है। अगला यदि देखें हम, यदि बात करें कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले एक शब्द के बारे में चर्चा करता हूं। उष्णकटिबंधीय बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है मध्य प्रदेश के वनों का। जब मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के वन किस प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसके अंतर्गत भी हमने 3 प्रकार के वन पढ़े थे, वह वीडियो भी देखना। अगला यदि देखें तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है? यदि हम देखें हमारे पृथ्वी को, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही क्यों कहते हैं? भू अर्थात होता है पृथ्वी, और मध्य से जो गुजरे वह क्या कहलाएंगी? भूमध्य रेखा। इसे कभी कभी विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत यदि बात करें तो यह रेखा क्या करती है? हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला जो भाग होता है ना, वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला जो भाग होता है ना, वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री इस भूमध्य रेखा से चले जाओ, उत्तर में गए, अर्थात इस रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा या हम एक और नाम से जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, 23.5 डिग्री रेखा के नाम से भी यह रेखा जानी जाती है। इसी भूमध्य रेखा के दक्षिण में आ जाओ, अर्थात हम देखें 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से। और याद रखना, हम यदि देखें
इस कर्क रेखा से लेकर इस मकर रेखा तक जितना भी क्षेत्र आता है, अर्थात भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओ और इसी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आ जाओ, यह संपूर्ण क्षेत्र ही कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यदि भारत की बात करें, हम यदि देखें तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, हमारे मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में एक बात याद रखना, कर्क रेखा जो है एक प्रकार से हमारे प्रदेश को और हमारे देश को गर्मी का एहसास कराती है। और यदि भारत की स्थिति इसमें देखें तो उत्तरी गोलार्ध में तो है, थोड़ा सा पूरब की भी ओर है, तो भारत की स्थिति ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहलाती है। अगला यदि देखें तो इसी के संबंध में मैं आपसे और बात करता हूं, और थोड़ा ऊपर चले जाओ, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव हमारा कहलाता है। नीचे आ जाओ, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। वैसे तो देखें दो ही ध्रुव होते हैं, एक हमारा उत्तर में हो जाएगा और एक हमारा दक्षिण में ध्रुव हो जाएगा। और सबसे पहली बात, उत्तर की यदि बात करें, उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और आप देखो 6 महीने के बाद यदि देखें तो तारीख है 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून की हम बात करें तो विश्व योगा दिवस इसी कंसेप्ट के आधार पर बनाया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और यदि देखें सबसे छोटा दिन अभी बताया 22 दिसंबर। यदि दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात करें तो इसका अपोजिट होता है 21 जून को सबसे बड़ा, तो यहां पर हो जाएगा 21 जून को सबसे छोटा दिन, और यदि देखें 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन देखने के लिए मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में। और आगे बात करते हैं अपने इसी टॉपिक के बारे में, जो मध्य प्रदेश है ना, उच्च भूमियों का प्रदेश है। ऐसा क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश की यदि देखें समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण कौन सा प्रदेश कहलाता है? उच्च भूमियों का प्रदेश कहलाता है। समुद्र तल से हमारे मध्य प्रदेश की जो औसत ऊंचाई निकाली जाती है वह कितनी निकाली जाती है? 300 मीटर निकाली जाती है। हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, भू आवेष्टित है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड है। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की यदि सीमा देखें तो किसी भी, हम यदि देखें पड़ोसी देशों से यानी पड़ोसी राज्यों से तो मिलती है, किंतु समुद्र से सीमा नहीं बनाता, इसे ही लैंड लॉक्ड कहा जाता है। अगला यदि देखें तो मोस्ट आईएमपी हो जाता है। भारत के मध्य में होने के कारण आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ही क्यों कहा जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को यह नाम दिया गया है। संपूर्ण भारत के मध्य में है, हमारे भारत का दिल है हमारा मध्य प्रदेश, इसीलिए एकदम बीचों बीच में होने के कारण क्या होता है, जो हमारा मानसून होता है, मानसून की दोनों शाखाएं, अर्थात बात करें अरब शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी से शाखा से भी, दोनों शाखाओं के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। और यदि बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ज़्यादा सक्रिय हमें देखने के लिए मिलती है। मानसून शब्द की यदि बात करें तो ऊपर मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस कर दिया। मध्य प्रदेश में जो मानसून है कब से सक्रिय होता है? 12 जून से मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाता है, किंतु जून में ज़्यादा वर्षा नहीं होती। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमें ज़्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है। 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही मानसून वापस लौटता है, अक्टूबर तक भी वर्षा होती है। अर्थात हमारे प्रदेश में हम देखें लगभग हमें 3.5 महीनों तक ज़्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है। अब यदि देखें
इसके बारे में मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को सभी डेटा बता रहा हूं। जलवायु क्षेत्र की यदि बात करें तो कितने क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं? मोटे तौर पर हम इन्हें 5 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटते हैं। सबसे पहला क्षेत्र उत्तर का मैदान, दूसरा क्षेत्र कहलाता है सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा क्षेत्र कहलाता है मालवा का पठार, 14 क्षेत्र कहलाता है नर्मदा घाटी और 5वां जो क्षेत्र है यह हमारा बघेलखंड का पठार कहलाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यही से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले यदि बात करें उत्तर के मैदान के बारे में, उत्तर के मैदान में हम किसे इंक्लूड करते हैं? उत्तर के मैदान में याद रखना मध्य भारत का पठार, दूसरा महत्वपूर्ण है रीवा पन्ना का पठार और तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। यह तीनों पठार इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर का जो मैदान है सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। अगला यदि देखें तो मालवा का पठार, हम यदि देखें हमारा महत्वपूर्ण जितना भी इंदौर है, धार है, हम यह सभी जिले हमारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। नर्मदा घाटी है, उसके पश्चात सतपुड़ा श्रेणी है और बघेलखंड है। सबसे पहले यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो पहले बात करें किसके बारे में, तो हम बात करते हैं उत्तर के मैदान के बारे में। उत्तर में हमें इस पठार के अंतर्गत मैंने आपसे कहा कि 3 चीजों को इंक्लूड किया है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी याद रखना। इस पठार के अंतर्गत अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। अर्थात यदि हम देखें गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी और ठंडी में सबसे अधिक ठंडी इस पठार की यह विशेषता है, यह भी पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना। दूसरा यदि हम देखें तो मालवा के पठार की बात करते हैं। मालवा का पठार बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार है। यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण इसी से निकाल लो सामान्य गर्मी और सामान्य ठंडी, यहाँ की जलवायु हमें देखने के लिए मिलती है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, एक बार की बात है चीनी यात्री जब इस जलवायु क्षेत्र में आया था तो उसके द्वारा क्या कहा गया था? चीनी यात्री फाहियान ने मालवा के पठार को जलवायु की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक कहा था। अगला यदि देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इस फैक्ट को याद रखना। अब यदि देखें नर्मदा घाटी के बारे में बात करें, नर्मदा घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हम जानते हैं जो नर्मदा नदी है वह कर्क रेखा के समानांतर क्या होती है? प्रवाहित होती है। कर्क रेखा अभी मैंने आपसे कहा गर्मी वाली रेखा कहलाती है, तो स्वाभाविक है इस घाटी के अंतर्गत क्या होता होगा? हम देखें तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती होगी, किंतु यदि बात करें किसकी? ठंडी की, तो सामान्य ठंडी हमें देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से इस बघेलखंड की भी बात करें तो नर्मदा घाटी, यहां से हम जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। तो इसी के अंतर्गत यहाँ की जलवायु भी नर्मदा घाटी की जलवायु के समान ही होती है। अर्थात अधिक गर्मी और सामान्य ठंडी इस बघेलखंड के पठार में भी देखने के लिए मिलती है। और महत्वपूर्ण यदि देखें तो सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसके अंतर्गत इस प्रकार से याद रखना, स से साधारण अर्थात साधारण गर्मी और साधारण ठंडी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जलवायु पाई जाती है। इन चारों के बारे में क्वेश्चन बने हैं। किस प्रकार से छोटे से में याद रखे? ऊपर याद रख लो अधिक के बारे में, अधिक गर्मी अधिक ठंडी। मालवा में आ जाओ
समशीतोष्ण यानी सामान्य गर्मी सामान्य ठंडी। हम यदि आ जाए नर्मदा घाटी के अंतर्गत तो अधिक गर्मी सामान्य ठंडी। और यदि आ जाए सतपुड़ा श्रेणी में तो साधारण, याद रखना, साधारण गर्मी साधारण ठंडी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और यदि बात करें तो 2 पॉइंट और रह गए हैं। मार्च में सर्वाधिक तापांतर होता है। तापांतर क्या होता है? यदि हम देखें दिन का टेम्परेचर तो एकदम से बढ़ जाता है, किंतु रात होते ही टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। इनका एवरेज जो निकाला जाता है ना, उसे ही तापांतर कहलाता है। तापांतर सबसे ज़्यादा कब होता है? तो मार्च माह में होता है। और एक देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप कौन सी रेखा प्रदान करती है? तो मैंने अभी आपसे कहा कर्क रेखा गर्म रेखा होती है। और यही रेखा कौन सा स्वरूप प्रदान करती है? उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है। इसके बारे में एक और हमारा बिंदु रह गया है। यह जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है तो क्या होता है? हम देखें संपूर्ण 12 माह में केवल ऐसे 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और कौन सा? तो याद रखना 23 सितंबर। लगभग 6 महीने का गैप है। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, जिस समय भी इस भूमध्य रेखा से हम देखें तो हमारा सूर्य उत्तर की ओर जाते हैं, सूर्य भगवान, तो उसे उत्तरायण कहते हैं। और इसी भूमध्य रेखा से जब सूर्य भगवान दक्षिण की ओर आते हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। जब जैसे 21 मार्च को उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तरायण हो रहा है, तो हमें देखने के लिए मिलती है संपूर्ण भारत में ज़्यादा गर्मी। और जैसे ही दक्षिण में जाएंगे तो ठंड का एहसास हमें भारत और हमारे मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक पसंद में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।